कुमार। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के C10 जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसका यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हरदम पूछता है। 2018 में यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों से आपका क्या तात्पर्य है। आप विभिन्न प्रकार के विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान कर संक्षेप में वर्णन करें। जबकि इसी क्वेश्चन को 2020 में इस प्रकार पूछा है कि शिक्षण कार्यों के दौरान आप अपने वर्ग कक्ष में विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान किस प्रकार से करेंगे। तो आइए आज इसी पे चर्चा करेंगे। हमारा हेडलाइन क्या रहेगा? विशेष आवश्यकता वाले बालकों की प्रकृति, प्रकार तथा विशेषताएं बताना है इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक विशिष्ट बालक भी कहे जाते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होता है उसी को हम लोग विशिष्ट बालक भी कहते हैं। समान बालकों यानी कि नॉर्मल चिल्ड्रन से विशिष्ट वाला यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड की प्रकृति में विभिन्नता पाई जाती है। समान बालक औसत शरीर वाले एवं स्वस्थ अंगों वाले होते हैं तथा समान शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने में किसी प्रकार की बाधा का अनुभव नहीं करते। इनका बौद्धिक स्तर प्रायः समान बुद्धिलब्धि अर्थात 90 से 110 की सीमा के मध्य होती है। इनकी अधिगम सीखने की गति भी औसत होती है। ये संवेगात्मक रूप से संतुलित होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक औसत बालकों से भिन्न होते हैं। या तो वे 120 बुद्धिलब्धि, इसी को IQ लेवल कहते हैं, या उससे अधिक वाले प्रतिभाशाली बालक होते हैं अथवा शारीरिक मानसिक दृष्टि से बाधित बालक होते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की प्रकृति विभिन्न मनोवैज्ञानिकों शिक्षाविदों द्वारा उनकी परिभाषाओं से स्पष्ट होती है। आइए क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या उनका परिभाषा है विशिष्ट बालक का। तो क्रो एंड एवं क्रो के अनुसार विशिष्ट बालक या विशेष पद किसी गुण या उन गुणों से युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी ओर विशिष्ट रूप से आकृष्ट करता है तथा इससे उसके व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। M.A. किर्क अमेरिकन नेशनल सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ एजुकेशन के अनुसार, यहाँ पे अनुसार लिख दिया है, इसमें अनुसार होगा। अनुसार एक विशिष्ट बालक वह है जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी समान बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब वह अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशक, विद्यालय कार्यक्रमों में परिमार्जन तथा विशिष्ट शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता रखता है। हार्वर्ड के अनुसार क्या परिभाषा है? विशिष्ट बालकों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है या जिनका मानसिक या शैक्षणिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है या जिनको व्यवहारिक, सामयिक एवं सामाजिक समस्या घेर लेती है या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं जिनके कारण ही उनके लिए अलग से विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था करनी होती है। अतः एक ऐसा बालक जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक, सामयिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी समान या औसत बालक से उस सीमा तक विशिष्ट रूप से विचलित तथा भिन्न होता है जहाँ की अपनी योग्यता, क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, विशिष्ट बालक कहा जाता है। इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि आदि प्रकार के बालक सम्मिलित हैं। इन विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालकों की प्रकृति भी भिन्न होती है। आइए हम लोग उस बारी बारी से पढ़ेंगे कि जो अक्षम प्रतिभाशाली बालक होता है, सृजनात्मक मंदबुद्धि वाले बालक होता है, इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए, विशिष्ट बालकों के विभिन्न प्रकारों में उनकी प्रकृति तथा विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण हम इस प्रकार करेंगे। आइए करते हैं। पहला है प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 120 से अधिक पाई जाती है वे प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते हैं। स्कीमर तथा हैरिसन की यह मान्यता है कि
स्कीमर तथा हैरीमन की यह मान्यता है कि प्रतिभाशाली बालक का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। क्रो एंड क्रो की यह मान्यता है कि प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है, और दूसरा वे बालक जो कला, संगीत, गणित, अभिरूप आदि में प्रतिभाशाली सृजनशील होते हैं। टॉर्मन तथा ओडन की यह मान्यता है कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्ति के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल और रुचियों की बहुलता से समान बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। आइए प्रतिभाशाली बालकों की प्रकृति क्या है उसके अनुसार पढ़ते हैं, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की प्रकृति के नियमानुसार कैसा है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो उसका क्या है प्रकृति प्रतिभाशाली बालक की। तो पहला उसका प्रकृति क्या है प्रतिभाशाली बालक का, वे नवीन ज्ञान शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक नवीन ज्ञान क्या करता है, शीघ्र ग्रहण कर लेता है। दूसरा है उनके किए पुनरावृत्ति की कम आवश्यकता पड़ती है, पुनरावृत्ति प्रश्न की उनको कम आवश्यकता पड़ता है। तीसरा है उनमें तार्किक मनन क्षमता, स्मरण शक्ति, सामान्यीकरण की क्षमता अधिक होती है। चौथा क्या है, उनमें शब्द भंडार में व्यापकता होती है। पांचवा है उनकी रुचियों में पर्याप्त वैभिन्न दिखाई देता है। छठा क्या है, उन्हें समान बालकों में समायोजित करने में कठिनाई होती है। सातवां है कि इनका समान ज्ञान अधिक होता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता प्रकृति पहले हम लोग जान लिए, अब हम लोग जानेंगे प्रतिभाशाली बालक की विशेषताओं लक्षणों को। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने वर्गों में बांटा है। आइए क्या है, देखिए, शारीरिक दृष्टि से इनकी ज्ञानेंद्रियां तीव्र होती है, वे समान बालकों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं। दूसरा क्या है, मानसिक दृष्टि से इनकी बुद्धिलब्धि 120 से अधिक होती है। तीसरा है रुचियों की दृष्टि से इन बालकों की विशेषताओं में मुख्यतः तुलनात्मक, कल्पना, प्राप्ति, धैर्य, तर्क व खोजबीन की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इनमें समायोजन, गहनता, शुद्ध प्रमुख है। पांचवा है मानवीय गुणों की दृष्टि से इनमें ईमानदारी, सच्चाई व पारिवारिक जीवन की दृष्टि से ये अधिक समायोजनशील, सहयोगात्मक, विनम्रता, सहनशील, जिज्ञासु, शांति प्रिय प्रकृति के होते हैं। छठा है खेलकूद व सहगामी क्रियाओं की दृष्टि से यह पाया गया है कि कुछ ही प्रतिभाशाली रुझान प्रदर्शित करते हैं। स्किनर तथा हैरीमैन द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं बताई गई है जिनमें प्रमुख है। स्किनर तथा हैरिसन द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की कुछ विशेषताएं बताई गई है जिनमें प्रमुख है। पहला है विशाल शब्दकोश, प्रतिभाशाली बालक के पास शब्दकोश का भंडार बहुत अधिक होता है। दूसरा है मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, उनका मानसिक जो प्रक्रिया है तीव्र रहता है प्रतिभाशाली बालक का। तीसरा है दैनिक कार्यों में विभिन्नता, उनके दैनिक कार्य में भिन्न होता है। चौथा है समान अध्ययन में रुचि, उनको समान अध्ययन में रुचि रखता है। और पांचवा है अध्ययन में अद्वितीय समानता। छठा क्या है प्रतिभाशाली बालक का, अमूर्त विषयों में रुचि। सातवां क्या है आश्चर्यजनित अंतर्दृष्टि। आठवां क्या है मंद बुद्धि व समान बालकों में अरुचि। नौवां क्या है पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि। 10वां क्या है विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता। 11 क्या है बुद्धिलब्धि परीक्षण में उच्च बुद्धिलब्धि 130 से 170 तक होता है प्रतिभाशाली बालक का। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मानसिक मंदबुद्धि बालक। जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए, समान ये सब विशिष्ट बालक नहीं आता है, तो मानसिक मंदबुद्धि जो बालक है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है समानता, मानसिक जो मंदता जो होता है, मंदता के संबंध में यह धारणा है कि मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालकों की मानसिक योग्यताएं कम होती है। ऐसे बालकों की बुद्धिलब्धि भी साधारण बालकों की बुद्धिलब्धि से क्या होता है कम होता है। स्किनर के अनुसार, स्किनर एक मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार मानसिक मंदता वाले बालकों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई उसे लोग कहता है यह अल्प बुद्धि है, तो कोई कहता है विकल बुद्धि, या कोई कहता है मूढ़ बालक, या कोई कहता है बुद्धि शिथिलता वाले बालक, यानी कि इत्यादि उनको उपनामों से पुकारा जाता है। सन 1913 तक
मंदबुद्धि और पिछड़े हुए बालकों में कोई भी अंतर नहीं किया जाता था। इसके बाद जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का विकास हुआ वैसे वैसे इन दोनों में विभिन्नता की जाने लगी। अमेरिका में मानसिक मंदता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं। मानसिक मंदता औसत से निम्न कार्य क्षमता न उल्लेख करती है और न ही इस कारण ऐसे बालक में निम्नलिखित में से एक से अधिक अनुकूल व्यवहार की कमी रहती है। तो क्या होता है, पहला है परिपक्वता, दूसरा है अधिगम, तीसरा है सामाजिक समायोजन। क्रो मानते हैं कि क्रो क्या है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने मानते हैं कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे मंदबुद्धि बालक हैं, जबकि स्किनर के अनुसार प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है, पर जो बालक इस पाठ्यक्रम को पूरा न कर पाते हैं मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। देखिए दोनों के परिभाषा में अंतर है। क्रो कहते हैं कि जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम है वो क्या है, मंदबुद्धि बालक है, जबकि स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि जब प्रत्येक कक्षा के छात्रों को एक वर्ष में शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम पूरा करने को दिया जाता है, पर जो बालक पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाते हैं वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। आगे चलते हैं। मंदबुद्धि बालक कक्षा में पृथक रहना चाहते हैं। मंदबुद्धि जो बालक है यानी कि कक्षा में जो स्टूडेंट है उससे अलगे रहना चाहता है और इनकी प्रकृति असामाजिक व असमायोजित रहती है। इनमें हताश व निराश भी रहता है। ये जो मंदबुद्धि बालक है वो क्या रहता है, हताश व निराश भी रहती है। इनकी मानसिक आयु जो होता है कम होता है, अर्थात ये अपनी कक्षा का कार्य ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहते हैं, कक्षा का कार्य भी नहीं सही से कर पाते हैं। इनकी रुचियाँ भी भिन्न होता है, इनका रुचि भी अलग होता है। इनमें ज्ञानेंद्रियों संबंधी दोष पाए जाते हैं। इनके ज्ञानेंद्रिय संबंधी दोष बताया, जबकि आपको मालूम है कि ज्ञानेंद्रिय कै गो होता है, 5 गो होता है ना। आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, 5 होता है। आइए आगे चलते हैं। मंदबुद्धि बालकों की प्रमुख विशेषताएं। देखिए मंदबुद्धि बालक का विशेषता क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए मंदबुद्धि बालक में पहला विशेषता है कि आत्मविश्वास की कमी। मंदबुद्धि जो बालक होता है उसके अंदर आत्मविश्वास की क्या होता है, कमी होता है और संतुलित व्यवहार करता है। वह एक दूसरे से जो होता है औसत जो आदमी रहता है उससे अलग व्यवहार करता है और संतुलित व्यवहार करता है। तीसरा है कम बुद्धि लब्धि, उनका बुद्धि लब्धि क्या होता है, कम होता है। चौथा है सूक्ष्म चिंतन का अभाव। पांचवा क्या है, संवेगात्मक अस्थिरता। छठा क्या है, व्यवहार कुशलता की कमी। सातवां है उत्तरदायित्व वहन करने में असमर्थ। आठवां है सीखने की क्षमता में कमी। नौवां क्या है, ज्ञानेंद्रिय दोष बताए हैं आपको 5 गो। 10 है अपनी मान्यताओं पर अटल विश्वास। 11 है अधिगम स्थानांतरण की कमी, यानी कि जो मंदबुद्धि बालक होता है वह अधिगम को स्थानांतरण नहीं कर पाता है। जैसे कि अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक विषय में सीखी हुई ज्ञान को दूसरे विषय में उसका समायोजन करके आगे पढ़ना जो होता है वह अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे कि एक स्थान पर सीखे हुए ज्ञान को दूसरे जगह पे उस ज्ञान का प्रयोग करना ये क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। तो उस जो मंदबुद्धि बालक होता है उसमें कम ही होता है। 12 जो होता है निर्णय लेने में परिस्थितियों की अवहेलना। 13 क्या है, कार्य कारण के संबंध में बेबुनियाद धारणाएं रखना है, जैसे अधिक बुखार के माप को थर्मामीटर पर दोषारोपण करना। 14 क्या है, पढ़ाई में असफलता। 15 उसका क्या है विशेषता, 15वां दूसरे बालकों को मित्र बनाने की इच्छा किंतु मूल्यों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा। तीसरा पढ़ेंगे विशिष्ट बालक में। तीसरा विशिष्ट बालक कौन होता है, अधिगम बाधित, लर्निंग डिएबल्ड बालक, यानी कि विशिष्ट बालक में तीसरे हैं अधिगम बाधित। देखिए सीखने संबंधी कमी या असमर्थता वाले बालक विशेष आवश्यकता वाले इस वर्ग में आते हैं। ये बालक मानसिक रूप से मंद नहीं होते हैं, परंतु समान बालकों की तुलना में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं। कक्षा में समान बालकों की जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे ग्रहण करने में ये बालक असफल रहते हैं। इस कारण से वे दुखी व तनावग्रस्त रहते हैं। उनके मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि जीवन में सफल नहीं हो सकते। कुछ बच्चे जो होता है पाठशाला से भागकर, यहाँ शाला लिखा है इसको बना लीजिएगा लोग पाठशाला, तो कुछ बच्चे पाठशाला से भागकर क्या होता है
आवारागर्दी करने लगते हैं। प्राथमिक स्तर पर लगभग 20% बालक अधिगम दृष्टि से अयोग्य होते हैं। प्रायः अधिगम बाधित बालक पढ़ने, समझने, गणित करने, तर्क वितर्क करने में बहुत कम उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। अधिगम बाधित को प्रकृति को हैमिल, बेच, मैकनट और लार्सन ने निम्न शब्दों से परिभाषित किया है। अधिगम असमर्थ एक ऐसा मूल शब्द है जो ऐसे समूह को ओर संकेत करता है जो श्रवण, वाचन, अध्ययन, लेखन, तर्क और गणितीय जैसी योग्यताओं में सार्थक रूप से कठिनाई का अनुभव करते हैं। ये कठिनाइयाँ किसी भी व्यक्ति की आंतरिक होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की विकृति क्रिया परिमाण स्वरूप घटित होती है। क्लीमेंट से अधिगम असमर्थ से संबंधित 99 विशेषताओं की सूची बनाई गई है, जिनमें से ये सभी अधिगम असमर्थ बालकों में पाई जाती है। देखिए अब पहला क्या है, जो अधिगम असमर्थ बालक होता है, पहला विशेषता उनके क्या है, तो वह है अति क्रियाशीलता। दूसरा है प्रात्यक्षिक गतिक न्यूनतम होता है। तीसरा होता है सामयिक अस्थिरता रहता है। चौथा है समान समन्वय का अभाव। पांचवा है समान समन्वय का अभाव। छठा है अवधान यानी कि ध्यान समस्या जो होता है, अवधान का मतलब होता है ध्यान की समस्या रहता है उनमें। छठा है प्रोत्साहनीय। सातवां है स्मृति व चिंतन का अभाव रहता है। आठवां है विशेष शैक्षणिक समस्याएं। नौवां होता है तंत्रिका तरंगों में असमरूपता। अब आइए विशिष्ट बालक का चौथा क्या होता है, गति संबंधी बाधा से ग्रसित बालक। विशिष्ट बालक में चौथा पढ़ेंगे हम लोग, गति संबंधी बाधा से ग्रसित बालक। चलने, फिरने, उठने, बैठने में न्यूनता या कमी रखने वाले बालक इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विशेष आवश्यकता वाले बालकों में आते हैं। इनमें पूर्णतः असमर्थ तथा कम मात्रा में असमर्थता से युक्त दो बालक जन्म से, दुर्घटना से या बीमारी यानी कि लकवा, पोलियो से ग्रसित होकर ये बालक चलने फिरने में पूर्ण असमर्थ या बिना सहारे के चलने फिरने में असमर्थ रहते हैं। बैसाखी, ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर के उपयोग से अनेक अपंग बालक आ जा सकने में समर्थ होते हैं। तो ये सब क्या होता है, गति संबंधी ग्रसित बालक कहलाते हैं। तो क्रो एंड क्रो ने विकलांग, दिव्यांग या निःशुल्क बालक की परिभाषा इस प्रकार दी है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि वह बालक जिसका शारीरिक दोष उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि वह बालक जिसका शारीरिक दोष साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या सीमित रखता है, विकलांगता से दुख बालक कहा जाता है। देखिए गत्यात्मक बाधा ग्रसित बालकों की कुछ प्रमुख विशेषता है जो इस प्रकार है। देखिए पोलियो बीमारी के कारण प्रमस्तिष्कीय पक्षघात आदि से ग्रसित ऐसे बालक या तो समान बुद्धि के होते हैं या असमान क्षमता वाले होते हैं। दूसरा क्या है, शारीरिक रूप से ये सामान्य बालकों से अक्षम या निर्बल होते हैं। तीसरा है विकलांगता वाले बालक शिक्षा प्राप्त करने में बाधा का सामना करते हैं। चौथा है चलने फिरने में कमी होने के कारण खेलकूद, भाग दौड़ आदि में अच्छा निष्पादन नहीं दे पाते हैं। पांचवा है सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय नहीं होते हैं। छठा क्या है, विकलांगता के कारण वे कभी कभी व्यंग उपहास के पात्र बन जाते हैं। सातवां क्या है, उनमें अपनी विकलांगता को लेकर हीन भावना उत्पन्न होती है। आठवां क्या है, वे प्रभावी व्यक्ति के स्वामी नहीं बन पाते हैं। नौवां क्या है, विकलांग बालक अपनी कमी प्रायः किसी न किसी दूसरे क्षेत्र में पूर्ण करते हैं, जैसे संगीत, कला, वाद विवाद, अध्ययन आदि में। 10वां क्या है, कुछ अपंग बालक कृत्रिम अंग लगाने, उपकरण, फिजियोथेरेपी से कुछ सीमा तक ठीक हो जाते हैं। देखिए विशिष्ट बालक में हम 5वां प्रकार पढ़ेंगे, नेत्रहीन या दृष्टि क्षति से युक्त बालक। ये सब विशिष्ट बालक का ही प्रकार है। तो नेत्रहीन या दृष्टि क्षति से युक्त बालक, इस वर्ग से पूर्ण अंधे, काने यानी कि एक कान वाले, कम दृष्टि रखने वाले बालक आते हैं। यदि बालक की दृष्टि एक्यूटी 20/200 या उससे कम पाई जाती है तो उसे दृष्टि क्षतियुक्त बालक कहा जाता है। पूर्णांध बालक को आँख को छोड़कर नाक, कान, मुंह,
हाथ, त्वचा आदि अन्य जागृत इंद्रियों पर निर्भर होना पड़ता है। कहा गया है कि अंधे अक्षम नहीं होते हैं, वास्तव में वे भिन्न तरीके से सक्षम होते हैं। साधारण दृष्टि क्षति युक्त बालक चिकित्सीय आँख के ऑपरेशन, चश्मा आदि से देख पाते हैं। पूर्ण रूप से अंध बालक ब्रेल लिपि में लिखित पुस्तकें पढ़ सकते हैं। पूर्ण अंध या अधिक दृष्टि क्षति युक्त बालक की शिक्षा विशेष विद्यालयों में एक शेष समान रूप से दृष्टि क्षति युक्त बालक समावेशी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में हेतु सक्षम होते हैं। देखिए, दृष्टिहीन बालकों में निम्नलिखित विशेषता दिखाई देता है। क्या है? पहला है दृष्टिहीन बालक की विशेषता, बालक का बार बार आँखों को मलना। दूसरा है एक आँख खोलना और एक आँख बंद करना। तीसरा है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना। चौथा क्या है? किसी कार्य को करते हुए चेहरे की अभिव्यक्ति में असामान्य होना। पांचवा है आँखों में दर्द का अनुभव करना व जलन का एहसास होना। छठा क्या है? विषय सामग्री को बहुत नज़दीकी से पढ़ना या दूर से पढ़ना। सातवां है जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ होना। सातवां क्या है? जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ होना। आठवां क्या है? आत्मविश्वास की कमी। नौवां क्या है? एक साथ दो वस्तुएं दिखाई देना। 10वां क्या है? पढ़ते हुए बीच में विषय वस्तु को छोड़ देना। 11 क्या है? गति मंद होना। 12 क्या है? सामूहिक कार्यों में कम सहभागिता। 13 क्या है? नेत्र के अलावा अन्य ज्ञानेंद्रियों का संवेदनशील होना। 14 क्या है? तीव्र समय गति होना। 15 क्या है? अपने आसपास के वातावरण पर नियंत्रण में कमी। 16 क्या है? अमूर्त स्पेक्ट्र यानी कि अमूर्त जो होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसमें चिंतन की कमी होता है। 17 क्या है? 10 या 12 पॉइंट अक्षरों वाली किताबों से पढ़ पाने में असमर्थता। अगला है हमारा विशिष्ट बालक में श्रवण क्षति युक्त बालक, जो सुनने में दिक्कत होता है वैसे बालक, यानी कि बाधिर या इससे कम यानी कि उच्च सुनने वाला या सुनने वाले बालक जो उच्च सुनता है, सुनने वाले बालक इस वर्ग में आते हैं। कुछ बालक जन्म से बधिर होते हैं तथा कुछ बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण श्रवण शक्ति मुक्त हो जाते हैं, यानी कि श्रवण शक्ति खो देते हैं। सुनने में अक्षमता के कारण ऐसे बालक को बोलने की शक्ति या भी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनने में अक्षमता के कारण ऐसे बालकों की बोलने की शक्ति का विकास तथा भाषा का विकास नहीं हो पाता है। मैंने सुनेगा है नहीं तो समझेगा कथी। तो पाठशाला कक्षा में ऐसे बालक की शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। इस प्रकार के बालक पाठ सहगामी क्रियाओं में भाग नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनका श्रवण दोष बाधा उत्पन्न करता है। अल्प श्रवण बाधित या उच्च सुनने वाले बालकों को प्रायः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है साधारण श्रवण बाधित, जिनकी श्रवण क्षमता का स्तर 65 डेसिबल होता है। दूसरा है मध्यम श्रवण बाधित बालक, जो प्रायः 65 डेसिबल स्तर पर भी नहीं सुन पाते हैं। तथा तीसरा है गंभीर श्रवण बाधित बालक, जिसमें 70 से 90 डेसिबल तक की श्रवण बाधित होती है। श्रवण बाधित बालकों की प्रमुख विशेषता या लक्षण इस प्रकार है। आइए हम जानते हैं क्या है श्रवण बाधित बालक की विशेषता। या पहला विशेषता है कि इसमें आत्मविश्वास की कमी होता है। दूसरा है ऐसे बालक अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं। दूसरा है ऐसे बालक प्रायः तनावग्रस्त रहते हैं। चौथा होता है भाषा का विकास न होने से इनका बौद्धिक विकास भी कम हो जाता है। ऐसे बालक में सामाजिकता का अभाव दिखाई देता है। छठा क्या है? बाधिर बालक प्रायः मूक भी होते हैं। और देखिए 7वां क्या है विशिष्ट बालक में? लाभहीन वंचित वर्ग के बालक। लाभहीन वंचित वर्ग के बालक जो होता है, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से लाभहीन वंचित बालकों में ये बालक आते हैं। पहला क्या है? ये निरक्षर परिवार से आने वाले बालक हैं। दूसरा है अनुसूचित जाति यानी कि आदिवासी बालक। तीसरा क्या है? अनुसूचित जाति के बालक। चौथा क्या है? अल्पसंख्यक बालक। 5वां क्या है? बालिकाएं। देखिए 6ठा क्या है? घुमतू परिवारों के बालक, जैसे ईंट भट्टा श्रमिक, लोहा पीटा, बटाईदार, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, अस्थायी निवास करने वाले परिवार के बालक आदि। गोल्डन ने इन्हें परिभाषा करते हुए लिखा है, वंचित होना ब्राह्मण जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है, अर्थात निर्धनता, निरक्षरता, मुख्य धारा से दूर पहाड़ों जंगलों में निवास आदि। ऐसे बालक लाभहीन या वंचित कहलाते हैं। बालमैन के अनुसार क्या होता है? बालमैन क्या परिभाषा देते हैं?
कि वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव की ओर संकेत करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। देखिए, इस वर्ग के बालक में निम्न विशेषता पाई जाती है। पहला है, ऐसे बालक का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर निम्न होता है। दूसरा है, ऐसे बालक संसार, देश, प्रांत, नगर में घटित होने वाली घटनाओं से प्रायः अभिज्ञ होते हैं। तीसरा है, इनका बौद्धिक स्तर कम होता है। चौथा है, इनमें भाषा का विकास कम होता है। पांचवा है, सुसंस्कारों अच्छे मेंबर्स कम पाए जाते हैं। छठा है, इनमें प्रदर्शन करने की भावना प्रबल होती है। सातवां क्या है, ये प्रायः अंतर्मुखी होते हैं। आठवां क्या है, पूर्वग्रह ग्रसित भी होते हैं। नौवां क्या है, जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रायः इनमें पाया जाता है। 10वां क्या है, रूढ़िवादी अंधविश्वासी होते हैं। 11 क्या है, इनमें युत्सुकता या लड़ने की भावना पाई जाती है। 12 है, असुरक्षा से ग्रसित होते हैं। 13 है, इनकी वाचिक योग्यता कम होती है। 13 एक और दे दिया है गलती से, समस्या समाधान की क्षमता कम होती है। 14 है, प्रायः अनुत्तीर्ण होने, रोजी कमाने आदि कारणों से पढ़ना या पाठशाला जाना त्याग देते हैं। यहाँ शाला के जगह पाठशाला हो जाएगा। 15 है, स्कूल अध्ययन में इनके अभिभावकों पालकों की रुचि कम होती है। तो इस प्रकार हम लोग जो समावेशी शिक्षा है इसका यूनिट 2 भी आज कंप्लीट कर लिए। जितने भी विशिष्ट बालक है उस सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा किए, उसकी विशेषता को जाने हैं, उसके प्रकृति के बारे में जाने हैं। तो इस प्रकार हमारे यूनिट का ये जो यूनिट 2 का जो VVI क्वेश्चन था ये हम लोग का समाप्त हो गया। आप लोग से विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक भी करें। अंत में जय हिंद।